हाँ भाई बच्चों, जैसे कि आपने क्वेश्चन एनपीओ चैप्टर के हम कर रहे थे, उसमें एक क्वेश्चन आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपके 2-3-4 क्वेश्चन इसके अलावा और स्पष्ट हो जाएंगे, तो वो आपने स्वयं करके निकाल के देखने हैं बुक के अंदर। देखिए हमारा क्वेश्चन है ये, मेरे पास जो बुक है उसके अनुसार ये क्वेश्चन नंबर है 12 का क्वेश्चन है ये हमारा, और जिसके कुछ रिसिप्ट्स दी हुई हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट साइड के आइटम मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे टू बैलेंस बीडी, ठीक है, सब्सक्रिप्शंस टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बैंक इंटरेस्ट, सेल ऑफ फर्नीचर, लाइफ मेंबरशिप फीस, ये रिसिप्ट साइड के आइटम हैं। पेमेंट साइड के जो आइटम हैं वो हैं बाई सैलरी, बाई रेंट, बाई स्टेशनरी, बाई पोस्टेज, बाई बाइसिकल, बाई गवर्नमेंट बॉन्ड और बैलेंस सीडी। ये हमारे रिसिप्ट और पेमेंट साइड के दोनों साइड के आइटम हमारे को गिवन है। इसके नीचे मैंने एडजस्टमेंट लिखी हैं जो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपको बीच में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम एडजस्टमेंट को करते हैं, और एडजस्टमेंट जैसा कि इनका स्वभाव होता है उसके मुताबिक ये एडजस्टमेंट होती है। इनका डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार दोहरा लेखा होता है, दोहरा लेखा होना आवश्यक है। तो इसका हम डबल लेखा करेंगे, एक बार बाई चांस इधर आ गया तो एक बार बैलेंस शीट में आ गया, ऐसे 2 जगह इनका लेखा होगा सभी एडजस्टमेंट का, ठीक है, दोहरा लेखा प्रणाली के कारण, क्योंकि ये माना जाता है कि इनका लेखा एक जगह भी नहीं हुआ है, इसलिए डबल लेखा होता है। और उसके बाद हम रिसिप्ट साइड के एक आइटम का अध्ययन करेंगे, और उसके बाद पेमेंट साइड के अध्ययन करेंगे कि कोई सा आइटम ऐसा तो नहीं बच गया है कि जो एडजस्टमेंट में नहीं आया हो। तो उसके अलावा जो एडजस्टमेंट में जो आइटम आ चुके उनको दोबारा से करने की आवश्यकता नहीं होती। जो एडजस्टमेंट के अलावा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो आइटम बच जाते हैं वो एक जगह आएंगे, उनका लेखा एक जगह होगा, जैसा कि मैं आपको समझाऊंगा। तो क्योंकि उनका एक जगह लेखा ऑलरेडी हो चुका है, दूसरी जगह लेखा हमने करना बाकी है। यदि रिसिप्ट एंड पेमेंट का आइटम कोई बच गया है, एडजस्टमेंट में नहीं आया, तो उसका एक जगह लेखा और एडजस्टमेंट का 2 जगह लेखा करना होता है। देखिए क्वेश्चन में आगे बढ़ने के लिए मैंने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनाया आपका। ये हमारी एक्सपेंडिचर, ये हमारी इनकम साइड, ये मैंने बैलेंस शीट बनाई है ओपनिंग की, ये बनाई है क्लोजिंग की बैलेंस शीट। ओपनिंग जैसे इस क्वेश्चन में वर्ष की शुरुआत होती है 1 जनवरी 1993 को 93 को, और 31 मार्च की बजाय 31 दिसंबर को ये वर्ष खत्म होगा, ठीक है। तो 31 दिसंबर की और ओपनिंग बैलेंस शीट जो कि 1 जनवरी को बनेगी, 1/1/1993 और 31/12/1993 की 2 बैलेंस शीट बनाई। देखिए पहला हम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग लास्ट ईयर 3200 रुपये। सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड है लास्ट ईयर के 3200 रुपये। तो लास्ट ईयर के 3200 रुपये ये चंदे से संबंधित एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन, जिसके बारे में एडजस्टमेंट हो वो आइटम आप रिसिप्ट पेमेंट में ढूंढो वो कहाँ है। तो हमने ढूंढा सब्सक्रिप्शन की साइड मिलेगा रिसिप्ट, सब्सक्रिप्शन आमदनी होती है। तो सबसे ये दूसरा आइटम है, ये सब्सक्रिप्शन लेकर क्या है, ये सब्सक्रिप्शन मैं इनकम साइड में इसको दिखाता हूँ, इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में आएगा, क्योंकि ये ऐसे चंदे ऐसी संस्थाओं में बार बार मिलते हैं। तो बार बार वाले जो हैं वो सभी इनकम एक्सपेंडिचर में आएंगे, ये इस अकाउंट की विशेषता है। तो रेवेन्यू का आइटम होने के कारण सब्सक्रिप्शन इनकम साइड में दिखा दिया। ये 40,000 का जो यहाँ लिखा था ना 40,000, इसको मैंने यहाँ दिखा दिया। अब ये जो एडजस्टमेंट मैंने पढ़ी थी इसका आइटम यहाँ से ढूंढा और उसको यहाँ वो कहाँ आएगा वो इधर लिख दिया हमने। अब इसकी अमाउंट भी 40,000 यहाँ से लिख दिया हमने, लेकिन यहाँ इस 40,000 रुपये में क्या कहता है कि इंक्लूडिंग 3200 लास्ट ईयर, इसमें 3200 पिछले वर्ष के सम्मिलित हैं। तो हम क्या करेंगे, 3200 पिछले वर्ष के हैं तो इस वर्ष से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये तो इस वर्ष का बनाया जाएगा, केवल करंट ईयर के ही लेन देन इसके अंदर आते हैं, पिछले वर्ष के और आगामी वर्ष के इसके अंदर लेन देन नहीं आते हैं, इसलिए इस वर्ष से रिलेटेड नहीं हुआ। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लेस करके दिखाए, जैसे मैं लिखा लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लास्ट ईयर 3200 इस 40,000 में से हम घटा देंगे, ठीक है। एक बार तो ये 3200 यहाँ घटा दिया हमने, ठीक है, एक बार लेखा हो चुका, दूसरी बार लेखा कहाँ आएगा, क्योंकि ये करंट ईयर का था इसलिए इसमें से घटाया। इस वर्ष से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन की अमाउंट ये नहीं है 40,000 में 3200 पिछले वर्ष के प्राप्त हुए थे,
क्योंकि चंदा इसमें केवल और केवल इस वर्ष का शुद्ध बनाना होता है, इसलिए इसमें से इसको घटाएंगे इस वर्ष का नहीं होने के कारण। और दूसरी बार इसको, क्योंकि ये पिछले वर्ष का था तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, क्योंकि पिछले वर्ष की जो बैलेंस शीट वो अगले साल के शुरू में बनेगी, वो फर्स्ट 1 जनवरी को जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें असेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखेंगे 3200 रुपये यहाँ पे, ठीक है। ये 3200 रुपये यहाँ मैंने घटा दी चंदे में से। दूसरा ओपनिंग बैलेंस शीट जो कि 1 जनवरी को है उसमें से 3200 असेट साइड में हमने दिखा दिए। तो 2 डबल लेखा आप समझ गए होंगे। इसके बाद इस चंदे में ही यहाँ जो सब्सक्रिप्शन हमारा लिखा हुआ है इसके अंदर एक एडजस्टमेंट नीचे ब्रैकेट में लिख रखे इंक्लूडिंग 600 एडवांस। इस 40,000 में क्या कहता है कि 600 रुपये जो ना एडवांस है। एडवांस कब का होता है? अगले वर्ष का होता है। इस वर्ष जो चंदा प्राप्त हुआ उसमें 600 रुपये अगले वर्ष के, तो अगले वर्ष के तो इसमें वो इस वर्ष के नहीं है और इस वर्ष के नहीं है तो उसको भी हम घटाएंगे, क्योंकि इस चंदे में 40,000 रुपये रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट में रिसीप्ट साइड से 40,000 लिखे हमने, तो क्योंकि इसको हमने शुद्ध बनाना है इसलिए इस चंदे में 600 रुपये एडवांस प्राप्त हुए, तो वो इसका मतलब 1994 के प्राप्त हुए। खाता बना रहे हैं 93 का और एडवांस प्राप्त हुए तो अगले वर्ष के हुए, तो जो कि इस वर्ष के नहीं है, इसलिए 600 रुपये यहाँ भी घटाएंगे। तो 40,000 में 600 घटा के 39,400 ये वहाँ बच गए और 3200 ये पहले हमने घटाए थे, ये भी घटा दिए इसमें से, ये 36,200 घटा दी हमारी अमाउंट बच गई है। 600 का एक बार तो लेखा यहाँ हो चुका है। ये एक गर्भित एडजस्टमेंट बोलते हैं, जो 600 रुपये की है ये गर्भित एडजस्टमेंट है और इसको हम यहाँ दिखाएंगे, ठीक है। तो 600 एक बार यहाँ दिखा दिया और क्योंकि ये अगले वर्ष से रिलेटेड है, 1994 से रिलेटेड है, तो कहाँ आएगा ये? ओपनिंग में नहीं जबकि बल्कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, क्योंकि ये इस वर्ष का नहीं है। क्योंकि ये इस वर्ष का नहीं है इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। और किधर आएगा? असेट साइड में आएगा कि लायबिलिटी साइड में, ये हमने देखना है। तो क्योंकि आउटस्टैंडिंग कोई चीज़ होती है वह असेट होती है, आउटस्टैंडिंग चंदा है तो असेट मानी जाएगी। बकाया चंदा किसी से लेना है तो वो भविष्य में मिलेगा इसलिए हमारी असेट होगी। और एडवांस चंदा किसी चंदादाता ने दिया है तो वो हमारी लायबिलिटी बन जाती है, क्योंकि उस चंदे के बदले हमने काम करके देना है। तो क्योंकि वर्ष के अंदर प्राप्त हुआ है, वर्ष के दौरान प्राप्त हुआ है, इसलिए क्लोजिंग में आएगा। और किधर आएगा? लायबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट साइड में और जो एडवांस है, रिसीव्ड इन एडवांस है, वो लायबिलिटी साइड में। रिसीव्ड एडवांस कह लो चाहे नेक्स्ट ईयर का प्राप्त हुआ ये कह लो, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एसेट में और चंदा एडवांस हो तो लायबिलिटी साइड में हम दिखाते हैं। तो एक बार चंदा जो 600 रुपये अगले वर्ष का प्राप्त हुआ है तो अगले वर्ष का तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा और लायबिलिटी साइड में, और यहाँ 600 मैंने घटा दिया। तो ये इस प्रकार से हमारी ये पहली एडजस्टमेंट जो ना यहाँ पे संपन्न होती है। अच्छा, आउटस्टैंडिंग हालांकि इसमें नहीं है ऐसी बातें, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन में ऐसा आए तो पिछले साल का कोई चंदा बकाया बता रखा हो बाई चांस और उसमें से कुछ चंदा प्राप्त हो गया हो, जैसे 4,000 फॉर एग्जांपल 4,000 पिछले साल के बकाया हों, ठीक है, और उनमें से 3,000 रुपये इस साल जो चंदा प्राप्त है उसमें प्राप्त हो गए, तो 1,000 रुपये भी अभी भी बाकी हैं, स्टिल इन एरियर है। उनको बोलते हैं स्टिल इन एरियर। क्या बोलते हैं उसको? स्टिल इन एरियर, अभी भी बकाया, ठीक है। जैसे 4 प्राप्त हो गए, 4 थे बकाया पिछले साल के, 3 प्राप्त हो गए तो 1,000 अभी भी रह गए, तो 1,000 रुपये क्या बोले जाएंगे? स्टिल इन एरियर। और स्टिल इन एरियर है, अभी भी बकाया है, तो इसका मतलब उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखाएंगे। तो यदि उसमें से कुछ रुपए प्राप्त हो गए हों, ऐसा क्लियर लिखा हो कि पिछले वर्ष के रुपए बकाया थे उनमें इतने प्राप्त हो गए, तो बाकी जो बचेंगे कुछ बचेंगे तो वो स्टिल इन एरियर कहलाएंगे और नहीं तो वो नहीं कहलाएंगे। और वो स्टिल इन एरियर होने के कारण क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड में हम उसको दिखाएंगे। स्टिल इन एरियर भी आउटस्टैंडिंग ही होता है। और मान लें पिछले साल के बकाया है और उसमें से कुछ बताए नहीं, तो हम क्या मान के चलते हैं कि पिछले साल का जो पैसा चंदे का बकाया था वो प्राप्त पूरा हो गया होगा, इसलिए हम वो क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नहीं दिखाते। ये मान के चलते हैं कि पिछले वर्ष का जो बकाया था वो इस वर्ष जो चंदा प्राप्त हुआ उसमें ये रुपये प्राप्त हो गए होंगे। हाँ, ये लिख रहे क्या हो कि अभी भी 1,000 रुपये बकाया है, या तो ये कह दे अभी भी 1,000 रुपये बकाया है, तो इसका मतलब 4 में से अभी भी बकाया है तो 3 प्राप्त हुए हैं, तो चंदे में से 3 ही घटाने हमने, ठीक है।
ये कह सकता है। दूसरे वे में इसको इस ढंग से कह सकता है कि 4 में से 3,000 प्राप्त हो गए तो 1,000 रुपये अभी भी बकाया है, तो यहाँ तो 3 ही घटेंगे और 1,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाए जाएंगे। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जब भी लिखो तो उसको आप ये देखें वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आने का उसका स्वभाव होता है, तो उसके लिए कुछ बची है कि नहीं अमाउंट। पिछले वर्ष का यहाँ 2 वर्ष का आता है, पिछले वर्ष का कोई बकाया रह रहा है, स्टिल रह गया है तो वो भी यहाँ आएगा, और करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग चंदा है वो भी इधर क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो ध्यान रहे दोनों बात, पिछले वर्ष का कोई स्टिल इन एरियर बकाया रहता है वो इधर एसेट साइड में आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और इस वर्ष का केवल और केवल इस वर्ष का आउटस्टैंडिंग है तो वो भी इसमें आएगा, और पिछले वर्ष का है वो आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो ये आपने अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। इसके बाद चंदे का हमारा क्लियर हुआ। दूसरा हमारा रेंट का, रेंट लिखा, रेंट ढूंढो पहले इसमें। यहाँ एडजस्टमेंट देखते ही रेंट कहाँ लिखा हुआ, रेंट एक खर्चा है, खर्चा पेमेंट में मिलेगा, यहाँ लिखा है। रेंट एक्सपेंडिचर होने के कारण, क्योंकि रेंट बार बार होने वाला रेवेन्यू का है तो इसको एक्सपेंडिचर साइड में यहाँ टू रेंट लिख दिया 12,300 रुपये मैंने, ये 12,300 मैंने यहाँ पे लिख दिए रेवेन्यू का होने के कारण। पहले तो अमाउंट लिख दो इसकी, टू रेंट, इधर सबके सामने टू आएगा, इधर क्या सबके सामने बाई आएगा। तो इसमें क्या कहता है इंक्लूडिंग 900 लास्ट ईयर, इसमें जो ना 900 रुपये लास्ट ईयर के पेड किए गए हैं। लास्ट ईयर कौन सा था 1991 का, ये 92 का वर्ष हमारा, ठीक है, नहीं 93 का वर्ष है तो पिछला साल था 92 का। प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, प्रीवियस ईयर हमारा 1992 का होगा, और करंट ईयर कौन सा होगा हमारा 1993 का 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का, और नेक्स्ट ईयर जो होगा हमारा 1994 का होगा। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले ये साल ज़रूर लिख ले, प्रीवियस कौन सा बना, करंट ईयर कौन सा बना और नेक्स्ट ईयर कौन सा बना, सबसे पहले ये देखना जरूरी होता है किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले। हाँ, तो खाते 31 दिसंबर को भी बंद हो सकते हैं, खाते मार्च को भी बंद हो सकते हैं, तो आपने देखना है। तो रेंट लिख करके 900 रुपये इसमें जो है ना पिछले वर्ष के इंक्लूड हैं, लास्ट ईयर के यहाँ लिख दिया 900 लास्ट ईयर पेड कर रखे हैं रेंट में। और रेंट जो दिया गया है उसमें पिछले वर्ष के 12,300 जो पेमेंट हमारी पेमेंट साइड में लिखा गया है, तो यहाँ से जो हमने लिया था इसमें 900 रुपये जो है ना पिछले वर्ष के चुकाए हुए हैं, क्योंकि वो हम इस वर्ष का ही बना रहे हैं, इसको तो केवल इस वर्ष का खर्चा देखना है फिर कितना है। तो क्योंकि ये पिछले वर्ष के इसलिए इस वर्ष से रिलेटेड नहीं हुए, इसलिए इसमें इसे यहाँ पे लेस लिख दिया हमने। रेंट फॉर 1992 1992 का जो रेंट था 900 रुपये यहाँ घटा दिया, यहाँ पे 11,400 रुपये रह गए, क्योंकि ये पिछले वर्ष का था इसलिए यहाँ से घट जाएगा। दूसरा मैंने बताया एडजस्टमेंट होने का एक जगह लखा और आएगा इसका, पिछले वर्ष का जो आउटस्टैंडिंग रेंट है, ये पिछले वर्ष का आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो जो पिछले वर्ष की आउटस्टैंडिंग होती है, और क्योंकि ये खर्चा है, खर्चे आउटस्टैंडिंग हो तो हमारी क्या बनती है लायबिलिटी, और खर्चे एडवांस हो जाएं तो वो बोलेंगे असेट, उसको हम एसेट साइड में लिखते हैं। और इसके विपरीत इनकम हो, इनकम आउटस्टैंडिंग हो तो एसेट बनेगी, और इनकम एडवांस हो जाए, जैसे चंदा एडवांस हो जाए तो लायबिलिटी है, चंदा आउटस्टैंडिंग रह जाए तो एसेट साइड में लिखते हैं। कौन सी बैलेंस शीट में आएंगे, ओपनिंग में, क्लोजिंग में, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा इस वर्ष के शुरू का लेन देन है तो ओपनिंग में आएगा, और अंत का लेन देन है तो क्लोजिंग में आएगा। तो यहाँ रेंट आउटस्टैंडिंग था, यहाँ घटा दिया, दोबारा ओपनिंग बैलेंस शीट, क्योंकि ये पिछले वर्ष का है इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में इसको दिखाएंगे। इस प्रकार से हम दूसरी एडजस्टमेंट हमारी क्लियर हुई। तीसरा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, यहाँ पे लिख दिया क्लियर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। तीसरी एडजस्टमेंट में करंट ईयर का जो है ना 4500 रुपये बकाया है। तो मैंने एक बात समझाई थी आपको कि जो है ना कि एक तो फोर शब्द होता है और एक होता है ओन शब्द, एक तो ओन और एक फोर। जैसे चंदा बता रखा है आउटस्टैंडिंग, वो ओन किसी पार्टिकुलर डेट को बता रखा है, जैसे 31/3 को बता रखा है, या 31 दिसंबर को बता रखा हो 1993 का, या फॉर द ईयर्स 1993, फॉर द ईयर्स 1993 क्लियर 4 लिख रखा है, तो उस चंदे में पिछले वर्ष का या कोई चंदा इंक्लूड नहीं है, 4 शब्द यदि आप देख रहे हैं तो। और ओन शब्द है तो इसका मतलब उसमें पिछले वर्ष का कोई बकाया है तो वो भी उसमें जुड़ा हुआ है, यानी 31 दिसंबर ओन 31 दिसंबर दे रखा है ओन, तो इसका मतलब 31 दिसंबर को पिछले वर्ष का बकाया और इस वर्ष का बकाया दोनों जोड़ के वो
टोटल है, ओन शब्द का मतलब ये होता है। तो उसमें दोनों टोटल है तो हमने अलग अलग करना पड़ेगा, पिछले वर्ष का कितना है और वर्तमान साल का कितना आउटस्टैंडिंग है चंदा। यदि चंदा ओन 31 दिसंबर को आउटस्टैंडिंग बता रखा हो या फॉर द ईयर्स 4 लिख के बता रखा हो, ठीक, तो 4 लिख के तो कोई डाउट नहीं होता, वो क्लियर है, उसमें पिछले वर्ष का कुछ नहीं है, तो वो हम इसमें जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे यहाँ पे। जैसे इसमें 4500 क्लियर बता रखा था, करंट ईयर का 4500 रुपये, तो करंट ईयर का है तो करंट ईयर के इसमें हम जोड़ते हैं, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का चंदा है तो ये इनकम बढ़ेगी, इससे चंदा बढ़ेगा, तो इसमें हम इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ लिख दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1993, 4500 रुपये मैंने यहाँ पे जोड़ दिए इसमें, ठीक है, 4500 हमने यहाँ पे जोड़ दिए इसमें, क्योंकि ये करंट ईयर का क्लियर बता रखा था। फॉर करंट ईयर का मतलब वर्तमान साल का, और आउटस्टैंडिंग क्योंकि इस वर्ष का था इसलिए इसमें जुड़ गया, और इस वर्ष का होने के कारण क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर, एसेट साइड में 4500, इधर भी इसको दिखाएंगे हम। तो एक बार इसमें ऐड करते हुए आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का, और दोबारा क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में हम दिखाते हैं। और पिछले साल का यहाँ कोई बता नहीं रखा, नहीं तो पिछले साल का चंदा भी आउटस्टैंडिंग यहाँ लिखता, ठीक है। तो फॉर और ओन का आप मतलब समझ गए होंगे, ठीक है। ओन को मैं थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूँगा, जैसे कि ओन में 4000 दे रखे हैं, 4000 हैं, और उसमें मान लें पिछले वर्ष के हमने देखा क्वेश्चन में पिछले वर्ष के अभी भी 1000 रुपये बाकी हैं, तो इसका मतलब 4000 में 1000 रुपये तो पिछले वर्ष के हैं और 3000 रुपये इस वर्ष के हैं। तो यहाँ क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे ना, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का 1000 और करंट ईयर का कितना होगा 3000, टोटल तो बाहर 4 ही आएगा, ओन लिख करके आया तो बाहर 4 ही आना है, 4000 ही आएगा, लेकिन उसको थोड़ा अलग अलग करते हुए लिखेंगे, प्रीवियस ईयर का कितना और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना। ये दोनों जब भी इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखो तो पिछले वर्ष का कोई बकाया तो नहीं रहा उसको ज़रूर चेक करें, और वर्तमान साल का जो बकाया उसको यहाँ लिखें, क्योंकि यहाँ इसमें तो क्लियर है, करंट ईयर का भी बताया है, तो पिछले वर्ष का कोई बाकी नहीं, तो सीधा लिख दिया 4500 रुपये, क्योंकि 4 शब्द लिखे रखा है, ओन लिख करके आओ तो ऐसे चेक करें। तो हमने ये जो ना तीसरी एडजस्टमेंट हमने क्लियर की। चौथी एडजस्टमेंट रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर दिसंबर 1000, रेंट आउटस्टैंडिंग, क्योंकि रेंट हमने पहले लिखा था 12300, ऑलरेडी हम पहले लिख चुके, इसमें 900 रुपये घटाए थे जो कि इस वर्ष के नहीं थे, तो उसके बारे में एक एडजस्टमेंट और आ जाती है हमारी, रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर दिसंबर यानी 1993 के दिसंबर का अभी भी चंदा बकाया है 1000 का, तो दिसंबर तो इसी वर्ष के अंदर आएगा, तो इस वर्ष का 1000 रुपये जो है ना रेंट देना बाकी है, रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर दिसंबर मंथ का बाकी है, तो इसी वर्ष का खर्चा ही और बार बार होने वाला है, तो रेवेन्यू का है, तो रेवेन्यू का होने का इसमें है। सबसे पहले कोई भी लेन देन इसके अंदर लिखो तो वही लिख सकते हैं जो रेवेन्यू का होता है, जो बार बार होने वाला होता है, और कैपिटलाइज जो होगा वो बैलेंस शीट में आएगा, वो या तो ओपनिंग बैलेंस शीट में या फिर क्लोजिंग में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा ऐड कर दिया इसमें आउटस्टैंडिंग रेंट 1000, क्योंकि ये इस वर्ष का इसलिए जोड़ दिया, और आउटस्टैंडिंग रेंट इस वर्ष का है इसलिए ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा, लायबिलिटी साइड में इधर दिखाएंगे। 31/12 को बैलेंस शीट बनेगी, उसमें 31/12 को आउटस्टैंडिंग रेट 1000 क्लोजिंग बैलेंस शीट में अभी हम इसको शो करेंगे। तो एक बार यहाँ ऐड करते हुए दूसरी बार इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, क्योंकि दिसंबर का है तो वर्ष के अंत की बैलेंस शीट में आएगा लायबिलिटी साइड में, और इधर ऐड क्योंकि इस वर्ष का है इस कारण से। क्लियर हो गया होगा इतना। इसके बाद 5वीं एडजस्टमेंट स्टेशनरी पेमेंट ड्यू। स्टेशनरी होते हैं खर्चे, जो पेन पेंसिल के खर्चे होते हैं, कागज़ पेन पेंसिल के ये खर्चे होते हैं 250 रुपये के, उसका पेमेंट ड्यू है, ड्यू कह लो चाहे आउटस्टैंडिंग कह लो, चाहे पेएबल कह लो, ड्यू कह लो, आउटस्टैंडिंग कह लो, तीनों एक ही बात है, ये पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो ड्यू का ध्यान रखें, वो आउटस्टैंडिंग होता है, तो 250 रुपये अभी भी बकाया है स्टेशनरी के। तो स्टेशनरी देखो पहले, स्टेशनरी क्या एक प्रकार का खर्चा है, तो कहाँ मिलेगा वो पेमेंट साइड में, यहाँ लेकर क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में स्टेशनरी देखेगा 700 रुपये। और स्टेशनरी का खर्चा पेन पेंसिल का खर्चा तो बार बार होगा, बार बार होने का इसमें आएगा, तो टू स्टेशनरी यहाँ लेगा, टू स्टेशनरी 700 रुपये। और इस जो है ना 250 रुपये बकाया है, देने बकाया है, तो देने पड़ेंगे, स्टेशनरी का खर्चा है, तो वो इस वर्ष से रिलेटेड हो गया, इसलिए इसमें हम ऐड कर देंगे, तो ये 950 रुपये बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो स्टेशनरी के जो है ना अभी भी देने बाकी थे, इसलिए हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। और एक बार और आएगा,
और कहाँ आएगा, स्टेशनरी के बाकी हैं तो खर्चा जो बाकी हो तो वो हमारी लायबिलिटी होगी, और वर्ष के दौरान का है इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में 31 दिसंबर की बैलेंस शीट में स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग 250 लायबिलिटी साइड में भी उसको शो करेंगे हम। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो इसकी लास्ट एडजस्टमेंट 1/1/1993 लैंड 50,000 की दिखा रखी है, फर्नीचर 15,000 का, लैंड 50, फर्नीचर 15,000, तो एक की है, इसलिए ये जो दोनों एसेट हैं आप देख रहे हो, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखो इनको, लैंड लिख दिया यहाँ पे 50,000, फर्नीचर लिख दिया यहाँ पे 15,000। जैसे ही एडजस्टमेंट देखी इसको ओपनिंग में, क्योंकि ओपनिंग एक को दे रखी है इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट में आएंगी। इसके बाद हम जो भी इन दोनों लैंड और फर्नीचर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है तो वो भी इसमें एडलेस करते हुए इसको हम क्लोजिंग में भी दिखाएंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट के जितने भी आइटम हैं, चाहे वो एसेट हैं चाहे वो लायबिलिटी हैं, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे। ठीक है, एसेट के आइटम क्लोजिंग में आएंगे, सारी क्लोजिंग की बैलेंस शीट की एसेट साइड में आएंगे, लायबिलिटी के आइटम क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, ओपनिंग के लायबिलिटी के क्लोजिंग की लायबिलिटी में, और ओपनिंग के एसेट के क्लोजिंग की एसेट साइड में आएंगे। अमाउंट कितनी आएगी, अमाउंट कम ज़्यादा हो सकती है। अमाउंट कम ज़्यादा क्यों होगी, जैसे ज़मीन 50,000 की यहाँ लिखी, ज़मीन की खरीद और बिक्री हो सकती है, बिक्री हुई होगी तो कहाँ मिलेगी, रिसिप्ट साइड में, सेल ऑफ लैंड यहाँ लिखा मिलेगा। ठीक है, और खरीदी होगी तो बाई लैंड यहाँ लिखा मिलेगा, खरीदी होगी तो। ठीक है, खरीदी होगी तो खर्चा हुआ होगा, खर्चा हुआ होगा तो पेमेंट साइड में लिखा होगा मिलेगा, और बेची होगी तो आमदनी हुई होगी, आमदनी होगी तो रिसिप्ट साइड में लिखी मिलेगी। तो लैंड यहाँ जो लिखे हमने 50,000, तो इसमें देखो पहले उसकी खरीद या बेच दोनों जरूर देखें। खरीद ली हो तो उसमें जोड़ के क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाओ, बेची है तो उसमें से घटा करके क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाओ। यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ लैंड के बारे में कोई भी कुछ जानकारी नहीं है रिसिप्ट साइड में, रिसिप्ट साइड में नहीं है। रिसिप्ट कब होगी, जब बेची होगी, आमदनी कब होगी, जब बेचते हैं लैंड को, तो वहाँ यहाँ कोई दिखा नहीं रखी। पेमेंट में कोई लैंड ज़मीन और खरीदी हो तो पेमेंट साइड में यहाँ पे कोई भी नहीं दिखा रखी। ठीक है, पेमेंट साइड में भी नहीं है लैंड, तो इसका मतलब शुरू में थी उतनी ही ना, उसमें खरीदी होती तो जोड़ लेते, और कुछ बेची भी होती, हो सकता है दोनों खरीद बेच दोनों साथ साथ भी हो सकते हैं, तो खरीदी हो उसमें ओपनिंग बैलेंस में जोड़ देना, और बेची हो घटा देना, और उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा देना। ठीक है, और इसके साथ साथ और मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ, ऐसी जो एसेट होती हैं लैंड फर्नीचर जिन पे जो ह्रास लगता है, जिन पे जो समय के साथ जिनकी कीमत गिरती है, उनका ह्रास भी यदि अब आपके क्वेश्चन में दे रखा है, इसमें तो नहीं दे रखा है डेप्रीसिएशन, बाई चांस एडजस्टमेंट दे रखे 5% डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड फर्नीचर, तो उसका ह्रास भी हमने लगाना पड़ेगा, और ह्रास किस अमाउंट पे लगेगा, जो ओपनिंग का उसका बैलेंस असेट का, उसमें कोई बेची हो तो घटा दो, और कोई खरीदी हो तो जोड़ दो, उसके बाद जो अमाउंट बचेगी। ध्यान रहे, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, जितनी भी असेट है उनमें खरीदी हो वो जोड़ दो, खरीदी होगी वो पेमेंट साइड में लिखी मिलेगी, आपको चेक करने के लिए आप वहाँ चेक कर सकते हो, और बेची हो तो रिसिप्ट साइड में लिखी मिलेगी। तो खरीदी होगी तो आप उसको जोड़ो उसमें ओपनिंग बैलेंस में, और बेची हो तो घटाओ, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उस अमाउंट के ऊपर ह्रास लगाना है। ठीक है, और वो ह्रास कहाँ आएगा, इधर आएगा एक्सपेंडिचर साइड में। एक बार इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे, और दूसरी बार क्लोजिंग बैलेंस शीट में, जैसे कि आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा था कि डेप्रीसिएशन फर्नीचर पे लगाया, तो फर्नीचर में से क्लोजिंग जो फर्नीचर का बैलेंस होगा परचेज और सेल के बाद, उस पर हम लगा करके इसमें से घटा करके असेट को दिखा देगा। तो यहाँ पे लैंड कुछ नहीं दिखाई थी, इस लैंड को यहाँ जितनी लिखी थी उतनी लैंड यहाँ भी दिखा दें, क्योंकि ये सारे आइटम साथ साथ कर दें, एडजस्टमेंट उसके साथ साथ चेक कर ले कोई है तो, नहीं तो वो भूल जाओगे, फिर उसका आपका आंसर मिलेगा। जैसे 50 यहाँ थी तो 50 हमने यहाँ क्लोजिंग में दिखा दी, क्योंकि खरीद बेच थी नहीं। दूसरा फर्नीचर 15,000 का था, यहाँ लिखा था, तो ये 15 का ही आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, यदि फर्नीचर के बारे में कोई सोचना नहीं है तो। लेकिन रिसिप्ट साइड में आप देख रहे हो, सेल ऑफ फर्नीचर कॉस्ट 5,000 का फर्नीचर बेचा गया है, जिसकी लागत 5,000 थी, और वो बेचा कितने में, 2400 रुपये में, तो 2600 रुपये का अंतर हो गया। 2600 रुपये उसका विक्रय मूल्य कम है, तो इसलिए वो लॉस हो गया। तो लॉस सबसे पहले तो उसकी जो फर्नीचर बेचा है उसको आप घटाओ, जो जिस बात पे आ रहा था। फर्नीचर यहाँ 15 का लिखा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या करेंगे, फर्नीचर लिखे 15 और 5 का बिक्या, उसकी जितनी लागत यहाँ बताई हो, बिक्या कितने में ये मायने नहीं रखता, बल्कि उसकी लागत कितनी थी वो हमारे यहाँ क्वेश्चन में लिखी मिलेगी, आपको कॉस्ट बताई हुई मिलेगी। तो 15,000 में से 5 ये घटा दिए तो 10,000 बच गए। ठीक है,
और इसमें ह्रास दे नहीं रखा, ह्रास दे रखा होता तो इस 10,000 रुपये ह्रास भी लगता। ठीक है, तो 15 में से 5 घटा करके 10 हम क्लोजिंग में दिखा दे। शुरू में 15 थी, 5 की लागत का फर्नीचर बेच दिया तो 5 उसमें घटा के 10,000 बाहर दिखा दी। ठीक है, अब दूसरी बात हम देखेंगे, जो भी असेट बेचते हैं उसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस, बेचने से या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो इसको हम इनकम साइड में दिखाएंगे, लॉस होगा तो इस साइड दिखाएंगे, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट के अनुसार इसको बनाते हैं। खर्चे और हानि इसके डेबिट में आएंगे, इनकम और गेन इसके क्रेडिट में आएंगे। तो आप देख रहे हो 5,000 का फर्नीचर था और 2400 में बेच दिया तो 2600 हानि हुई, तो इधर दिखाएंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। क्या लिखेंगे? टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, 5,000 माइनस 2400 तो 2600 रुपये का यहाँ पे लॉस हो गया, जो हमने दिखा दिया। ठीक है, तो असेट कोई भी हो तो ओपनिंग में कितनी थी पहले उसको क्लोजिंग में लिखो कितने की बच गई है वो। ठीक है, उस पर ह्रास वगैरह तो ह्रास कैलकुलेट करो, उसके बेचने से प्रॉफिट लॉस हुआ वो दोनों चीज़ उस पर ह्रास भी साथ देखो हर एक असेट का, और साथ साथ उसका क्या देखो कि उस पर कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। कोई भी असेट को लिख रहे हो तो ये जो 2 चीज़ जरूर चेक करें, डेप्रिसिएशन लगाना ना भूलें और उसका प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ है उसको इनकम एक्सपेंडिचर में लिखना ना भूलें। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। फर्नीचर हमारा जो ना क्लियर हो गया है। ठीक है, यहाँ से जो अमाउंट थी ये मैंने क्लियर कर दी, तो ये सारी एडजस्टमेंट मैंने समझा दी। अब हमने क्या देखना है, सारी एडजस्टमेंट होने के बाद एक एक आइटम चेक करना है, क्योंकि इनका डबल लेखा हो चुका है। जिनके बारे में सूचना आ चुकी है, रिसीट पेमेंट के जो आइटम थे जिनके बारे में सूचना हमने मिल चुकी है, उनको दोबारा से अब चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हमने देखना कि एडजस्टमेंट में किस आइटम के बारे में, रिसीट पेमेंट का कौन सा आइटम ऐसा बच गया है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई, तो उनको हम एक बार लिखेंगे, एक बार, क्योंकि वो एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए एक बार लिखेंगे। वो कहाँ आएगी? इनकम एक्सपेंडिचर में आएगी, तो कौन सी साइड में आएगी? बैलेंस शीट में आएगी तो ओपनिंग में आएगी या क्लोजिंग में आएगी, या असेट साइड में आओगी कि लायबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट में आ रही है तो आप ये देखें कि ओपनिंग में आओगी क्लोजिंग में। पहला प्रश्न तो ये चेक करना है। दूसरा प्रश्न ये चेक करना है कि वो असेट साइड में लिखें कि लायबिलिटी साइड में लिखें। ठीक है, और इनकम एक्सपेंडिचर में आएगी तो हम देखेंगे या इनकम है बार बार होने वाली तो इनकम साइड में दिखा देंगे, और यदि एक्सपेंडिचर बार बार होने वाला तो इधर दिखा देंगे। तो हमें बारी बारी से चेक करते हैं। सबसे पहले आपको पता है मैंने रिसीट पेमेंट समझाया था, तो रिसीट पेमेंट अकाउंट की शुरुआत किससे होती है? ओपनिंग बैलेंस से। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 6,000, तो 6,000 जो कैश का ओपनिंग बैलेंस है, तो कैश कहाँ आता है? कैश तो बैलेंस शीट का आइटम है, तो आप इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में सबसे ऊपर कैश लिखते हैं, इसकी जगह आप छोड़े रखना, और जो आइटम एडजस्टमेंट के आ रहे हैं वो नीचे लिखना, थोड़ी जगह इसकी छोड़ देना, क्योंकि इसको बाद में हम लिख देंगे। तो कैश सबसे ऊपर 6,000 यहाँ दिखा दिया, क्योंकि ये रिसीट पेमेंट की शुरुआत इस कैश के बैलेंस से हुई थी, तो ओपनिंग में हमने लिख दिया। ठीक है, अंत का जो कैश होगा, जो रिसीट पेमेंट अकाउंट से हम अंत का कैश निकालते हैं, वो उसका निकालने का बनाने का उद्देश्य ही होता है रिसीट पेमेंट का कि वर्ष के अंत में कैश इन हैंड कितना रह गया हमारा। तो कैश इन हैंड वर्ष के अंत का, जैसे यहाँ दे रखा है, ये हम बाद में करेंगे। यो वर्ष के अंत का इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, यो वर्ष के शुरू का था इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट में। बीडी बैलेंस बीडी होता है वो ओपनिंग का होता है, बैलेंस सीडी होता है वो क्लोजिंग होता है। तो यहाँ कैश दिखा दिया। फिर सब्सक्रिप्शन के हम एडजस्टमेंट कर चुके। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी बड़ा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कई क्वेश्चनों में आपको देखने को मिलेगा, इसको बड़ा ध्यान से करना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जैसे हम रुपए बैंक में जमा करा दें ब्याज प्राप्त करने के लिए, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। इन्वेस्टमेंट 50,000 की लागत कितनी है? 50,000 की। 50,000 की लागत, कहीं पैसे 50,000 इन्वेस्ट कर रखे, उसका ब्याज प्राप्त हुआ 6,000 रिसीप्ट साइड में दिखा रखे हैं। ठीक है, तो कोई भी ब्याज लिखते हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि उस इन्वेस्ट के ऊपर कोई इंटरेस्ट की रेट तो नहीं दे रखी है। रेट दे रखी है तो पहले उसके ऊपर कैलकुलेट करो आप। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में रेट नहीं दे रखी, जिस किसी क्वेश्चन में रेट भी हो तो उसको हम पहले उसका हम कैलकुलेट करेंगे। पहले मैं इसका समझा देता हूँ कि इसका क्या होगा, उसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन होती है तो उसका कैसे होता है। जैसे कॉस्ट 50,000 का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 50,000 की है तो असेट 50,000 है, उसका ब्याज मिला होगा तो इसका रुपये जमा है, जमा है तो असेट है, एसेट है ना। तो शुरू के रुपये जमा, वर्ष के शुरू के ही जमा, जब 6,000 रुपये इस साल ब्याज उसका प्राप्त हुआ। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000 कब प्राप्त होगा? इस साल के शुरू में जमा थे, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में उस 50,000 का दिखाओ पहले। तो
यहाँ पे दिखा दो इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि शुरू में 50 जमा थे तभी उसका 6,000 रुपये ब्याज मिला होगा। तो ओपनिंग में हम इसको दिखाएंगे, ये गर्भित एडजस्टमेंट है तो इसको ओपनिंग में दिखाओ इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। और मैंने दूसरी बात ये बताई थी कि ओपनिंग में जो बैलेंस शीट में आएंगे वो क्लोजिंग के में भी आएंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कोई और की गई होगी तो जो है ना वो पेमेंट साइड में लिखी मिलेगी, बाई इन्वेस्टमेंट लिखा मिलेगा, वो जोड़ देना इसमें, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट कम कर दी होगी तो यहाँ पे रिसीप्ट में लिखी मिलेगी, वो घटा देना। तो क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में ना रिसीप्ट में कुछ आइटम दे रखा है ना पेमेंट में दे रखा है, तो शुरू में जो 50,000 की जो बता रखी है यहाँ पे, जिस पर 6,000 रुपये में ब्याज प्राप्त है, तो 50,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो और 50 की 50 ही क्लोजिंग में लिख दो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ना तो कोई और की गई है और ना ही इसको बेचा गया है, पैसा लिया भी नहीं गया है। वो लिखे होता तो रिसीट पेमेंट में लिखा मिलता। ये हमने क्लियर किया। तो एक तो इसका डबल लिखा होगा, ठीक है, इसका तो डबल आएगा, जो ब्रैकेट में लिखी होती है चीज़ें वो एडजस्टमेंट होती है तो डबल लेखा इसका होगा। 6,000 का जो है ना लेखा डबल नहीं होगा, क्योंकि ये रेवेन्यू का है, और रेवेन्यू का है तो क्योंकि ब्याज प्राप्त होना एक आमदनी है और बार बार प्राप्त होने वाली है, वो इनकम होगी रेवेन्यू की। तो बाई में लिखते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000 इधर आएगा ओनली, केवल एक बार आएगा ये, क्योंकि ये एडजस्टमेंट नहीं है। उसकी जो कॉस्ट बता रखी थी वह एडजस्टमेंट थी, वो हमने पहले समझा दी। तो यहाँ हम 6,000 दिखा देंगे, एक बार ही आएगा इसको, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में से हट करके थोड़ा सा इसके बारे में और बताना चाहूँगा मैं। बाई चांस इसके ऊपर रेट बता रखे हो इंटरेस्ट, यहाँ पे जैसे 10% की बजाय 20% रेट लिखी होती, 20% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये से लिखा होता है, 6,000 लिखे होते हैं यहाँ पे। तो 50,000 रुपये जमा है, उसका 20% रेट कैलकुलेट करोगे तो कितने बनेगा, मतलब परसेंटेज दे रखी हो ना, तो 20% के 50,000 का एक साल का कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये होंगे। ब्याज उस इन्वेस्टमेंट का 10,000 बना। तो यहाँ जो है ना, यहाँ जो लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं फिर उसको, बाई इंटरेस्ट 6,000 जो प्राप्त हो गए ना, जो तो रिसीप्ट साइड में लिखे हुए क्लियर, उस 10 बनते हैं, पहले कैलकुलेट करो। यदि इंटरेस्ट की रेट दे रखी है तो पहले उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसको कैलकुलेट करो कितनी बन गई, ठीक है। उसमें जो नगद प्राप्त हुई होगी वो रिसीप्ट साइड में लिखी मिलेगी, वो इनर कॉलम में लिख लो, अंदर वाले कॉलम में। और बाहर 10,000 आएंगे, क्योंकि इसमें नगद उधार दोनों लिखते हैं। तो 6,000 तो नगद प्राप्त हो गए, और 4,000 जो अंतर रह गया उसको हम एक्रूड बोलते हैं। बाई क्या बोलते हैं इसको, ऐड करेंगे यहाँ पे, ऐड एक्रूड इंटरेस्ट। अर्जित कमा लिया लेकिन प्राप्त नहीं हुआ, 6,000 ब्याज ऐसा रह जाता है। तो ऐसे हम इसको जोड़ के बाहर दिखाएंगे, 6 + 4 जो 4,000 रुपये एक्रूड इंटरेस्ट बोला जाएगा। ये हमने निकालना पड़ता है यदि परसेंटेज हो तो। परसेंटेज यहाँ नहीं थी इसलिए हमने इसको सीधा ही लिख दिया 6,000 इधर, ठीक है। तो इंटरेस्ट की रेट हो तो जितना पर ब्याज बनेगा वो तो आउटर कॉलम में, जितना नगद प्राप्त होया होगा वो यहाँ लिखा मिलेगा, उसको इनर कॉलम में लिख लो। और बाहर वाला में और जो दिया हुआ है 6,000 उसमें उसको घटा दो, बाकी एक्रूड निकलेगा, ठीक है। और ये इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि 6 में 4 जोड़ो तभी तो जोड़ 10 होगा। और एक्रूड होने के कारण इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट की असेट साइड में इधर लिखें, एक्रूड इंटरेस्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जो 4,000 का है वो भी यहाँ इधर क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी उसको दिखाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप अच्छी प्रकार से समझ लेना। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये, जो इस क्वेश्चन में नहीं थी लेकिन मैंने आपको बताई। तो इसको अच्छी प्रकार से समझते हुए इसको आपने करना है, ठीक है भाई। तो हम इस पे आ रहे थे, इसको हमने क्लियर कर दिया। बाई बैंक इंटरेस्ट, बैंक का ब्याज बार बार प्राप्त होगा, बाई बैंक इंटरेस्ट रेवेन्यू का, इसलिए इनकम साइड में हमने इसको दिखा दिया, एक बार ही आएगा। लाइफ मेंबरशिप फीस, आजीवन सदस्यता शुल्क। आजीवन सदस्यता शुल्क एक व्यक्ति एक बार ही जिंदगी भर तक की सदस्यता का खर्चा देता है, इसलिए वो बार बार नहीं देता है, इसलिए वो क्या होगी, कैपिटलाइज। और कैपिटलाइज होगी तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगी, क्योंकि वर्ष के दौरान मेंबरशिप फीस है। तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, क्योंकि कैपिटलाइज आइटम मैंने कहा बताए बैलेंस शीट में ओपनिंग में आएगा या क्लोजिंग में, क्योंकि ये वर्ष के दौरान का है तो इसलिए क्लोजिंग में ही, वर्ष के दौरान हुआ है तो इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे, ठीक है। तो ये जैसे इसके रिसिप्ट साइड का टोटल था इस क्वेश्चन में 62,400 रुपये, पेमेंट का भी इतना ही बनेगा 62,400, ठीक है। 62,400 आप क्वेश्चन चेक कर लो, रिसिप्ट साइड का टोटल जिसमें 62,400 वो वाला क्वेश्चन है ये,
ठीक है। फिर हम पेमेंट साइड का आइटम चेक करेंगे। बाई सैलरी बार बार देनी होती है, हमने रिसिप्ट साइड के सारे आइटम चेक कर लिए, ठीक है। फिर पेमेंट की करेंगे। बाई सैलरी बार बार होने वाली है तो टू यहाँ लिखेंगे, क्योंकि बार बार होने वाला खर्चा, तो टू सैलरी 15,400 रेवेन्यू का होने कारण इधर लिख दिया। रेंट के बारे में पहले एडजस्टमेंट आ चुकी, स्टेशनरी के बारे में पहले आ चुकी, पोस्टेज इसके बारे में नहीं आया एडजस्टमेंट में, तो इसको हम लिखेंगे। पोस्टेज डाक पत्र का खर्चा, तो ये भी बार बार होगा, डाक चिट्ठी पत्री बार बार होती है, तो टू पोस्टेज रेवेन्यू का खर्चा है, बार बार आएगा, इसलिए इसको इधर दिखाएंगे। रिसिप्ट पेमेंट के ना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के हम एक्सपेंडिचर साइड में पोस्टेज का खर्चा दिखाएंगे। फिर है बाइसिकल। बाइसिकल क्या होती है? एक एसेट होती है, ये खर्चा नहीं है बल्कि एक एसेट है। बाइसिकल इज ए एसेट नॉट ए एक्सपेंसेस। तो ये एसेट है और वर्ष के दौरान साइकिल खरीदी हुई होगी, पहले तो थी नहीं साइकिल, होती तो यहाँ उसके बैलेंस दिए होते। तो साइकिल है ये 1800 रुपये की, क्योंकि ये एसेट है इसलिए इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाएंगे। 1800 की साइकिल खरीदी, ठीक है। तो ये कोई खर्चे नहीं है बल्कि ये एसेट है। गवर्नमेंट बॉन्ड ये भी नहीं आया। गवर्नमेंट बॉन्ड क्या है? ये एक प्रकार की एसेट है, ये वर्ष के दौरान गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदे हैं, ठीक है, उसमें पैसा लगाया कहीं ना कहीं, तो ये भी हमारी एसेट बनेगी और वर्ष के दौरान की है, इसलिए गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदने का मतलब उसमें गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगा दिया, तो एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड भी यहाँ क्लोजिंग बैलेंस शीट में 12,500 का दिखाएंगे, ठीक है। एक बार ही दिखाएंगे क्योंकि मैंने बताया जो लेन देन नहीं आए उनको एक बार दिखाएंगे, ठीक है। फिर है क्लोजिंग बैलेंस कैश का, तो अंत वर्ष के अंत का है इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में। वर्ष के शुरू का था कैश का बैलेंस, वो ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ये वर्ष के अंत का था इसलिए क्लोजिंग की यहाँ लिख दिया। तो अब तक मैंने जो किया सारी एडजस्टमेंट की, उनका लेखा किया पहले तो, फिर हम एक एक रिसीट पेमेंट के एक आइटम का अध्ययन किया कि उसका लेखा कहीं कोई ऐसा आइटम तो नहीं बच गया जिसका जानकारी इस एडजस्टमेंट में ना आई हो, तो उसको भी हमने देखा कहाँ आएगा, वो एक बार ही आएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको जोड़ करके टोटल जैसे ये बनेगा 46,900 ये इनकम ज़्यादा है और खर्चे इसमें से हम घटा देंगे, ठीक है। इनकम के टोटल में से हम खर्चे ये जो भी लिखे वो घटा देंगे और अंतर की राशि यहाँ बताएगा टू सरप्लस। क्या? टू सरप्लस ये साइड ज़्यादा होती है तो इधर सरप्लस आंसर आएगा, ये साइड ज़्यादा होती है तो इधर डिफिट्स आएगा। क्या आएगा? डिफिट्स, DEFICTS, कमी। सरप्लस या डिफिट निकालने के लिए इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं, कितना पैसा हमारे पास बचा हुआ है, कितना हमारे पास बचा हुआ है। लाभ कमाने वाले संस्थाओं में इसको लाभ बोलते हैं सरप्लस को, और हानि को यहाँ क्या बोलते हैं? डिफिट्स। लॉस बोलते हैं लाभ कमाने वाली संस्थाओं में, और क्योंकि ये लाभ कमाने वाली नहीं NPO इसलिए इसको डिफिट्स बोलते हैं। प्रॉफिट जो निकालते हैं उसकी जगह इसको यहाँ बोलते हैं सरप्लस। तो इनकम ज़्यादा होगी, खर्चे घटा दी, सरप्लस हमारा बच गया 15,150 का, ठीक है। इसका आंसर आ गया। ये जो आइटम है ये भी हम दिखाएंगे, लेकिन पहले हम बैलेंस शीट को क्लियर करेंगे। बैलेंस शीट की ऐसा साइड जोड़ दो, दोनों साइड का जोड़ बराबर आना चाहिए। असेट जोड़ोगे ना ओपनिंग बैलेंस शीट की, उसमें से इधर के जो लायबिलिटी साइड के खर्चे दे रखे हों उसमें से घटा देना, तो एक चीज़ निकलेगी, उसको बोलेंगे हम कैपिटल फंड। क्या बोलेंगे उसको? कैपिटल फंड। वो बैलेंसिंग फिगर के रूप में निकलेगी, बैलेंस की अमाउंट लगेगी। असेट के टोटल में से जो लायबिलिटी साइड में एक आध आइटम दे रखे वो घटा देना, जैसे यहाँ आउटस्टैंडिंग रेंट था 900 का, ये घटा दिया। 1,24,200 में से 900 घटा दिए तो 1,23,000 बचेंगे, उसको हम बोलेंगे कैपिटल फंड। क्या बोलेंगे? कैपिटल फंड। इसको इसके नीचे लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि यह राशि निकाली गई है। और यहाँ जो राशि निकलेगी, क्योंकि मैंने बताया था बैलेंस शीट के प्रत्येक आइटम क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा ओपनिंग का, तो ओपनिंग की लायबिलिटी साइड का आइटम तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड का आइटम कैपिटल फंड यहाँ 1,23,300 यहाँ भी लिखेंगे, ठीक है, लायबिलिटी साइड। लेकिन इनर कॉलम में लिखेंगे इसको, भीतर बाहर वाले में नहीं। कैपिटल फंड की अमाउंट बाहर ना लिखें बल्कि क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में इनर कॉलम में लिखें, क्योंकि उसमें सरप्लस कोई इसका आंसर आता है इनकम एक्सपेंडिचर का तो वो उसके अंदर जुड़ता है, और डिफिट्स कोई आता है तो उसमें से वो घटता है। जैसे आप 11वीं क्लास में क्या करते, बैलेंस शीट बनाते थे, लाभ निकलता था तो ओपनिंग कैपिटल में लाभ जोड़ के लिखते थे इसमें, और हानि निकलती थी तो ओपनिंग कैपिटल में से घटा के लिखते थे। वैसे ही सरप्लस आए तो कैपिटल फंड में जोड़ के दिखा दो, और हानि आई है तो डिफिट्स आया है तो उसको हम घटा करके दिखाएंगे। तो 1,23,300 में सरप्लस आया था 15,150, तो ये जोड़ के यहाँ लिख दिया, दोनों साइड बराबर होगी 1,48,400 इसका टोटल हो गया। तो इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इसका बैलेंसिंग फिगर निकालें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट का, उसको क्लोजिंग में लिख दो,
फिर इस इनकम एक्सपेंडिचर को आप सरप्लस डिफिसिट निकालो, वो उसमें एड लेस होगा और वो अमाउंट बनेगी जो बाहर लिख दो। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन किया पूरा आपका। इसमें मैक्सिमम बात मैंने बताने की आपको कोशिश की है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके, जैसे मैंने मेरी किताब के मुताबिक 12 का क्वेश्चन करवाया था ये, और आपने क्वेश्चन इसके अलावा कौन कौन से करने, एक तो क्वेश्चन मेरी किताब के अनुसार है 11 का स्टार क्लब, जिसमें रिसीट पेमेंट अकाउंट का टोटल 96,200 रुपये है। 11 का क्वेश्चन है 96,200 रिसीट पेमेंट साइड का जोड़ दिखा रखा है, वो वाला क्वेश्चन आपने करना है, ठीक है। 12 का मैंने आपने समझा दिया। एक 13 का क्वेश्चन है राजधानी क्लब। राजधानी क्लब के नाम से मिलेगा क्वेश्चन, ऊपर लिखी हुई लाइन मिलेगी राजधानी क्लब, और उसमें रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड का टोटल मिलेगा आपको 1,38,400। ये वाला क्वेश्चन आपने करना है, 1,38,400 जिसका टोटल हो वो करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चेन्नई स्पोर्ट्स। 14 का क्वेश्चन है मेरी किताब के मुताबिक चेन्नई स्पोर्ट्स, उसमें रिसीट पेमेंट अकाउंट बना मिलेगा और उसका टोटल मिलेगा आपको 87,000 चेन्नई स्पोर्ट्स। ये वाला क्वेश्चन करना है, तो इसके ये क्वेश्चन करना प्लस ये 3 क्वेश्चन, स्टार क्लब वाला, राजधानी क्लब वाला और चेन्नई स्पोर्ट्स वाला, ये 3 क्वेश्चन आपने इसके अलावा और करने हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप सभी बच्चे इसको अच्छी प्रकार से कर लेंगे और सबको समझ में आया होगा। फिर भी कोई आपको दिक्कत आए तो हमारे से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।